नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट एनालिसिस पे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं 11 मार्च 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम 11 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ साथ पुराने करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और स्टैटिक जीके के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली। तो दोस्तों वीडियो को इन तक देखिएगा। सेशन पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल करंट एनालिसिस को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की गई। अब बात करें कौशल्या मातृत्व योजना की, दोस्तों किस राज्य सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की गई। और दोस्तों इस योजना की बात करें तो यह योजना दोस्तों दूसरी बेटी के जन्म पे महिला प्राप्तकर्ता को 5,000 रुपये तक की सहायता राशि प्रदान करेगी इस योजना के तहत, याद रखिएगा। और दोस्तों इसकी शुरुआत कहाँ से की गई, अगर आपसे एग्जाम में पूछता तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से इसकी शुरुआत 7 मार्च को की गई है एक राष्ट्रीय महिला सम्मेलन के तहत भूपेश बघेल जी के द्वारा। और इंपॉर्टेंट पॉइंटों की चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों 7 मार्च को रायपुर के बीटीआई मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा दोस्तों इसकी शुरुआत की गई है। याद रखिएगा दोस्तों किसके द्वारा शुरुआत की गई है, तो भूपेश बघेल जी के द्वारा। छत्तीसगढ़ राज्य के ये मुख्यमंत्री हो जाते हैं प्रेजेंट टाइम में। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि रायपुर में इसकी शुरुआत की गई है सबसे पहले। ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर इस योजना की बात करें तो दोस्तों इसमें दूसरे बेटी के जन्म पे महिला प्राप्तकर्ता को इस योजना के तहत 5,000 रुपये तक की भुगतान सहायता राशि के रूप में इसे दिया जाएगा महिला को, दोस्तों जो कि लड़कियों के पालन पोषण और शिक्षा में सहायता करेगी इस कार्यक्रम को। चलिए दोस्तों अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, दोस्तों छत्तीसगढ़ की अगर गठन की बात करें तो छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 में हुआ है। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 में हुआ। अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी छत्तीसगढ़ की रायपुर हो जाती है। मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है छत्तीसगढ़ के, तो भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। अगर राज्यपाल की बात करें तो अनुसुईया उइके जी ये छत्तीसगढ़ के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल हो जाते हैं। और दोस्तों विधानसभा की टोटल 90 सीटें हो जाती हैं, लोकसभा की टोटल 11 सीटें हो जाती हैं। अगर कुल राज्यसभा सीटों की बात करें तो दोस्तों टोटल 5 सीटें हो जाती हैं राज्यसभा की। याद रखिएगा विधानसभा की 90 सीटें हो जाती हैं, लोकसभा की 11 और राज्यसभा की 5 सीटें हो जाती हैं। अगर कुल जिलों की बात करें तो दोस्तों टोटल जिले 32 हो जाते हैं छत्तीसगढ़ में। दोस्तों हाल ही में 4 जिले जोड़े गए हैं इसमें, याद रखिएगा पहले इसमें 28 जिले हुआ करते थे छत्तीसगढ़ राज्य में, इसमें हाल ही में 4 जिले और जोड़े गए हैं। दोस्तों टोटल अब कितने जिले हो जाते हैं, 32 जिले हो जाते हैं। दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाल ही में 4 नए जिले कौन कौन से जोड़े गए हैं। अब दोस्तों राजकीय प्रतीकों की बात करें तो राजकीय पशु क्या हो जाता है छत्तीसगढ़ का, जंगली भैंसा। याद रखिएगा जंगली भैंसा दोस्तों राजकीय पशु हो जाता है छत्तीसगढ़ राज्य का। और राजकीय पक्षी की बात करें तो पहाड़ी मैना ये दोस्तों राजकीय पक्षी हो जाती है छत्तीसगढ़ राज्य की। अब राजकीय पेड़ की बात करें तो साल का पेड़, दोस्तों ये छत्तीसगढ़ का राजकीय पेड़ हो जाता है साल का पेड़। अब दोस्तों चलिए कुछ राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो इंद्रावती नेशनल पार्क, कंगेर घाटी नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क दोस्तों छत्तीसगढ़ के हो जाते हैं। अब दोस्तों बात करें लोक नृत्य की तो पंडवानी, रहस, सोलस, सुवा, पंथी, गेड्डी, राउत नाच, सुबा नाच, ये दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य के लोक नृत्य हो जाते हैं। जिसमें से पंडवानी दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया, याद रखिएगा। और राउत नाच भी दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जा चुका कई बार। तो दोस्तों इन लोक नृत्यों को याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम में। तो महोत्सव की बात करें तो नर नारायण महोत्सव, दोस्तों ये आपके एनटीपीसी CBT 1 पूछा गया था। नर नारायण महोत्सव किस राज्य का महोत्सव हो जाता है, दोस्तों याद रखिएगा नर नारायण महोत्सव ये छत्तीसगढ़ राज्य का हो जाता है। और राजिम कुंभ मेला दोस्तों ये भी छत्तीसगढ़ का हो जाता है। और बस्ता उत्सव और भोरम देव महोत्सव दोस्तों ये सभी महोत्सव कहाँ के हो जाते हैं, तो छत्तीसगढ़ राज्य के हो जाते हैं। दोस्तों लोक नृत्य और महोत्सव दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं, तो इनको याद रखिएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की संस्कृत मंत्रालय ने किस स्थान पे अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है। अब बात करें ये अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन संस्कृत मंत्रालय के द्वारा किस स्थान पे किया गया है, दोस्तों याद रखिएगा कहाँ पे किया गया है, याद रखिएगा कहाँ पे, भोपाल में किया गया है। दोस्तों भोपाल में संस्कृत मंत्रालय के द्वारा अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया गया है। अब दोस्तों बात करें संस्कृत मंत्रालय के मंत्री कौन हो जाते हैं प्रेजेंट टाइम में, तो याद रखिएगा जी किशन रेड्डी जी ये दोस्तों मंत्री हो जाते हैं जिनके द्वारा झरोखा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। याद रखिएगा किसके द्वारा, तो जी किशन रेड्डी जी के द्वारा। दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें
तो दोस्तों झरोखा ये जो कार्यक्रम है ये भारतीय हस्तशिल्प, हथकरघा, कला और संस्कृति का संग्रह हो जाता है, जो कि संस्कृति मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। जो कि मंत्री कौन हो जाते हैं तो दोस्तों जी किशन रेड्डी जी। और इसका दोस्तों उद्देश्य क्या हो जाता है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उद्देश्य की बात करें तो पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प, हथकरघा और कला और संस्कृति का जश्न मनाना, इसका आयोजन का उद्देश्य दोस्तों हो जाता है। अगर इस आयोजन की बात करें दोस्तों तो 13 राज्यों और 16 केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानों पर आयोजित किया गया। याद रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेशों में 16 स्थानों पर आयोजित किया गया है। ये 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 16 स्थानों पर आयोजित किया गया है। दोस्तों इसका पहला कार्यक्रम अगर आपसे पूछता है कहाँ पे किया गया तो दोस्तों याद रखिएगा भोपाल मध्य प्रदेश में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर 8 मार्च 2022 को किया गया था पहला कार्यक्रम का आयोजन। दोस्तों बात करें रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की तो दोस्तों इसका पहले हबीबगंज रेलवे स्टेशन नाम था, जिसका हाल में बदल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका पुराना नाम भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का क्या था दोस्तों, हबीबगंज रेलवे स्टेशन था, क्योंकि ये हाल ही में इसका नाम बदला गया है। तो दोस्तों ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमित शाह ने किस राज्य में 33% सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की है। और बात करें गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा 33% सरकारी नौकरियों में, याद रखिएगा 33% सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा दोस्तों किस राज्य में की है तो दोस्तों त्रिपुरा राज्य में। याद रखिएगा त्रिपुरा राज्य में गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई कि 33% सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही है। और दोस्तों इसमें त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन हो जाते हैं तो विप्लव देव कुमार दोस्तों त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हो जाते हैं प्रेजेंट टाइम में। अगर राज्यपाल की बात करें तो सत्यदेव नारायण आर्य ये दोस्तों त्रिपुरा के राज्यपाल हो जाते हैं। अगर विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा सीटों की बात करें तो त्रिपुरा में कुल 60 सीटें हो जाती है विधानसभा की, लोकसभा की 2 सीटें हो जाती हैं और राज्यसभा की 1 सीट है, याद रखिएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में मानस नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में गेंडों और बाघों की आबादी में तेज वृद्धि देखी गई है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि मानस नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में गेंडे और बाघों की आबादी में तेज वृद्धि देखी गई। तो दोस्तों ये मानस नेशनल पार्क किस राज्य का हो जाता है, अगर बात करें तो दोस्तों ये असम का हो जाता है नेशनल पार्क, याद रखिएगा असम राज्य का हो जाता है मानस नेशनल पार्क। और दोस्तों असम में और भी नेशनल पार्क है, टोटल 7 नेशनल पार्क है। अगर उनकी बात करें तो काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी, देहिंग पटकाई और रायमोना, ये सभी नेशनल पार्क कहाँ के हो जाते हैं तो दोस्तों असम राज्य के हो जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में विश्व में स्वतंत्रता रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है, जिसने भारत को आर्थिक रूप से स्वतंत्र देश की श्रेणी में रखा है। दोस्तों ये भारत को आर्थिक रूप से स्वतंत्र देश की श्रेणी में रखा गया। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है तो दोस्तों फ्रीडम हाउस के द्वारा। ये अमेरिकी स्थित एनजीओ का हो जाता है जो कि फ्रीडम हाउस, इसके द्वारा दोस्तों ये रिपोर्ट जारी की गई है। अगर इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो दोस्तों इसमें यहाँ पर दोस्तों 1 से लेकर 100 तक देशों की रैंकिंग की जाती है और उन्हें 3 श्रेणियों में रखा जाता है, याद रखिएगा। ये अमेरिकी स्थित एनजीओ फ्रीडम हाउस द्वारा फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022 दोस्तों ये रैंक जारी की गई है, जिसमें देशों को 1 से लेकर 100 तक देशों की रैंकिंग की जाती है और उन्हें 3 श्रेणियों में रखा जाता है। अब बात करें श्रेणियों की, किस श्रेणी में तो दोस्तों पहली श्रेणी स्वतंत्र देश की श्रेणी में, दूसरा आंशिक रूप से स्वतंत्र और तीसरा स्वतंत्र नहीं। तो दोस्तों अगर भारत की बात करें तो भारत ने 2022 में 100 में से 66 स्कोर बनाए थे, याद रखिएगा। 22 में दोस्तों कितना स्कोर था भारत का तो 100 में से 66 और 2021 में दोस्तों 67 स्कोर था और 2022 तक एक स्वतंत्र देश था, जबकि उसका स्कोर दोस्तों कितना था तो 71 था, याद रखिएगा 71 था। अगर शीर्ष 3 मुक्त देशों की बात करें जिन्होंने 100% प्राप्त किए हैं मार्क्स दोस्तों फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे देश हो जाते हैं, याद रखिएगा। और लास्ट में दोस्तों कौन हो जाते हैं जिन्होंने 1 पॉइंट प्राप्त किया है स्कोर दोस्तों दक्षिणी सूडान, सीरिया, तिब्बत, तुर्कमेनिस्तान, इरिट्रिया और उत्तर कोरिया शामिल है, याद रखिएगा। इन लिए लास्ट में देश हो जाते हैं सारे और शीर्ष 3 देशों को भी याद रखिएगा दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों किसके द्वारा जारी किया गया तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा फ्रीडम हाउस के द्वारा, जो कि अमेरिकी स्थित एक एनजीओ हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बी अवेयर दोस्तों बी अवेयर वित्तीय धोखाधड़ियों की कार्यप्रणाली संबंधी पुस्तिका किस संगठन द्वारा जारी की गई। अब बात करें ये पुस्तिका हो जाती है बी अवेयर, ये दोस्तों किस संगठन के द्वारा जारी की गई है तो दोस्तों आरबीआई
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दोस्तों ये पुस्तक जारी की गई है। और दोस्तों इस पुस्तक की बात करें, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंटों की, दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने बी अवेयर नाम का एक पुस्तक लॉन्च की है, जो कि इस पुस्तक का उद्देश्य क्या हो जाता है दोस्तों, जो कि आरबीआई के द्वारा लॉन्च की गई है। तो दोस्तों इस पुस्तक का उद्देश्य है कि डिजिटल भुगतान और अन्य वित्तीय लेन देन करते समय ग्राहकों के साथ जो होने वाली धोखाधड़ी या विभिन्न प्रकार की वित्तीय धोखाधड़ी के बारे में उन्हें जागरूकता बढ़ाने के लिए इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है आरबीआई के द्वारा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जान लेते हैं, जिन्होंने हाल ही में आरबीआई के द्वारा दोस्तों 2 डिजिटल भुगतान संबंधित 2 पहल भी शुरू की गई हैं, जो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो दोस्तों एक हो जाती है यूपीआई 123 पे, जो कि हाल ही में फीचर फ़ोनों के लिए यूपीआई भुगतान सुविधा प्रदान करता है, जो कि आरबीआई के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। और दूसरा दोस्तों आरबीआई के द्वारा डिजी साथी लॉन्च किया गया, जो कि डिजिटल भुगतान के लिए 24/7 आवर हेल्पलाइन नंबर हो जाता है। अगर दोस्तों आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की इस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 में हुई, याद रखिएगा। आरबीआई की इस्टेब्लिशमेंट भी इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों, कब हुई तो 1 अप्रैल 1935 में। अब मुख्यालय की बात करें तो इसका मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय हो जाता है। और प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन हो जाते हैं तो शक्तिकांत दास जी। दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस नंबर के गवर्नर हो जाते हैं आरबीआई के। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का पहला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क किस राज्य में, किस शहर में खोला गया है। अब बात करें पहला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क ये किस शहर में खोला गया है दोस्तों, हैदराबाद में। याद रखिएगा ये पहला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क हो जाता है, जिससे किस शहर में तो दोस्तों हैदराबाद में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नो स्मोकिंग डे 2022 किस दिन मनाया गया है। अगर बात करें नो स्मोकिंग डे की दोस्तों, ये 2022 में किस दिन मनाया गया है दोस्तों, 9 मार्च को मनाया गया है। याद रखिएगा नो स्मोकिंग डे ये 9 मार्च को मनाया गया है 2022 में। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो दोस्तों ये दुनिया भर में हर साल मार्च महीने के दूसरे बुधवार को, याद रखिएगा दोस्तों ये हर साल मार्च महीने के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है नो स्मोकिंग डे, जो कि 2022 में दोस्तों 9 मार्च को दूसरा बुधवार पड़ा था, याद रखिएगा। तो ये कब मनाया गया तो 9 मार्च को नो स्मोकिंग डे। अब बात करें इस साल 9 मार्च को नो स्मोकिंग डे मनाया गया दोस्तों। और इसकी शुरुआत की बात करें तो दोस्तों पहली बार किस वर्ष में कहाँ पे मनाया गया दोस्तों, पहली बार 1984 में मनाया गया था। याद रखिएगा पहली बार 1984 में आयरलैंड गणराज्य में बुधवार को मनाया गया था दोस्तों। याद रखिएगा 1984 को बुधवार को आयरलैंड गणराज्य के द्वारा इसे पहली बार मनाया गया था धूम्रपान निषेध दिवस, याद रखिएगा। और इंपॉर्टेंट दोस्तों और भी इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट डेट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर बात करें 1 मार्च को कौन सा डे मनाया गया दोस्तों, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और शून्य भेदभाव दिवस। याद रखिएगा इन दोनों दिवसों को एक कब मनाए जाते हैं दोस्तों, 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और शून्य भेदभाव दिवस। और 2 मार्च को दोस्तों सिविल लेखा दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, विश्व स्वर्ण दिवस, वर्ल्ड हेरिंग डे और विश्व वन्यजीव दिवस दोस्तों कब मनाया गया तो 3 मार्च को। और 4 मार्च की बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस दोस्तों 4 मार्च को मनाया गया। और 6 मार्च को दोस्तों CISM ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया। और दोस्तों 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा इन सभी डेज को, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम्स में। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करते रहिएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार किसने प्रदान किया। और बात करें विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार की दोस्तों हाल ही में किसने प्रदान किया है दोस्तों, याद रखिएगा भूपेंद्र यादव जी को विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार से प्रदान किया गया है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में 2022 के लिए यूएस अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार किसे मिलेगा। अब बात करें अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार दोस्तों ये 2022 में किसे दिया जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा रिजवाना हसन को दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार 2022 मिलेगा। याद रखिएगा किसे, रिजवाना हसन को। अगर रिजवाना हसन की बात करें दोस्तों तो दोस्तों बांग्लादेशी पर्यावरण वकील हो जाती है रिजवाना हसन, जिन्हें 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज IWAC पुरस्कार 2022 मिलेगा। दोस्तों रिजवाना हसन की बात करें तो इन्हें 2012 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला। याद रखिएगा इस पॉइंट को, 2012 में इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला था। और 2022 में दोस्तों इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज भी अवार्ड दिया जाएगा। और दोस्तों ये किसके द्वारा दिया जाता है तो दोस्तों याद रखिएगा अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है ये। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में किसे FATF का अध्यक्ष बनाया गया। अब बात करें FATF के अध्यक्ष की दोस्तों हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है तो दोस्तों T राजा कुमार को
टी राजा कुमार को दोस्तों FATF का अध्यक्ष बनाया गया। अगर दोस्तों FATF की बात करें, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट दोस्तों 1989 में हुई। याद रखिएगा 1989 में FATF जो कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका फुल फॉर्म हो जाता है, तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट दोस्तों कब हुई, तो 1989 में। अगर सदस्यों की बात करें तो दोस्तों कुल 39 सदस्य हो जाते हैं। अब मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में हो जाता है। अध्यक्ष कौन से नियुक्त किया गया है, तो टी राजा कुमार जो कि सिंगापुर के हो जाते हैं। ये भी याद रखिएगा, सिंगापुर से इनका संबंध हो जाता है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी शयन मुद्रा में मूर्ति का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। अब बात करें दोस्तों, ये भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा वाली सबसे बड़ी भारत की मूर्ति हो जाती है, इसका निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है। दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन ए बोध गया में। बोध गया में दोस्तों भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी शयन मुद्रा वाली मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो दोस्तों बोध गया में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बन रही है। याद रखिएगा कहाँ पे, तो बोध गया में। दोस्तों इसकी बात करें अगर इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंटों की, तो बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा निर्मित यह प्रतिमा है। याद रखिएगा किसके द्वारा, तो बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन के द्वारा। इस प्रतिमा की बात करें तो दोस्तों 100 फीट लंबी हो जाती है और 30 फीट ऊँची हो जाती है। दोस्तों ये विशाल प्रतिमा का निर्माण 2019 में ही शुरू हुआ था और दोस्तों इसे फाइबर ग्लास से बनाया जा रहा है। याद रखिएगा, और कोलकाता के मूर्तिकारों द्वारा बनाया जा रहा है, ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है। अब बात करें विश्व किडनी दिवस की, यह कब मनाया जाता है, तो दोस्तों 10 मार्च को मनाया जाता है। याद रखिएगा विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है, 10 मार्च को मनाया जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें दोस्तों, विश्व किडनी दिवस हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। ये भी याद रखिएगा, ये हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है और 2022 में मार्च का दूसरा गुरुवार 10 मार्च को पड़ा। तो विश्व किडनी दिवस दोस्तों कब मनाया गया, तो 10 मार्च को मनाया गया। दोस्तों अगर बात करें विश्व किडनी दिवस की थीम की 2022 की, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो याद रखिएगा किडनी हेल्थ फॉर ऑल, किडनी हेल्थ फॉर ऑल ये दोस्तों 2022 की थीम हो जाती है विश्व किडनी दिवस की। अब बात करें इस दिन को मनाने की शुरुआत की, तो दोस्तों इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ किडनी फाउंडेशन के द्वारा इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो दोस्तों याद रखिएगा, और पहली बार दोस्तों कब की गई थी, तो 2006 में दोस्तों इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ किडनी फाउंडेशन के द्वारा 2006 में दोस्तों वर्ल्ड किडनी डे की शुरुआत की गई। याद रखिएगा इन सभी पॉइंटों को। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आज के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम्स में। तो दोस्तों ये थे आज 11 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो आप सभी को कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल कंटेंट एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।